नमस्कार मित्रों। ये जो आज का मैंने वीडियो बनाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे है और वो विषय है जो सरकारी नौकरियों में इंडिया में रिजर्वेशन प्रचलित है। रिजर्वेशन दिया जाता है कुछ कास्ट को। देखिए, मैं रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जिनको रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि ये जो एक रिजर्वेशन है ये हेल्प नहीं करता है जिन लोगों को मिल रहा है, ये नुकसान करता है उनका। वो नुकसान कैसे करता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और देखिए, रिजर्वेशन होना चाहिए परंतु आप शिक्षा में दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स खोलिए, ठीक है, उसमें फ्री पढ़ाइए, टॉप के प्रोफेसर रखिए, कंपटीशन के लिए कोचिंग कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट कराइए, परंतु जो सिलेक्शन हो वो ऑन मेरिट हो, वो सबके लिए ओपन हो समान रूप से। जो हर्डल को लांग जाएगा, पार कर जाएगा, वो उस नौकरी को पालेगा। और ये देश के लिए तो बुरा है ही है, और देश के लिए तो 10% बुरा है, 90% उनके लिए बुरा है जिन लोगों को ये मिल रहा है। ये कैसे बुरा है तो मैं आपको उसकी एक बहुत छोटी सी पहले कहानी बताता हूँ, जिसे आप छोटे से उदाहरण से समझ जाएंगे। एक स्त्री थी, उसके एक सौतेला बेटा था, तो वो उसको 12 साल का हो गया, फिर भी पीठ में बिठा के चलती थी। अब पूरा गांव कहता था कि देखो कितनी सेवा करती है, कितनी सेवा करती है, लड़के को जमीन पे पैर नहीं रखने देती। एक बार उसकी एक सहेली ने पूछा, जिससे वो सब चीज शेयर करती थी, बोले अब तो ये बड़ा हो गया, खुद चल सकता है, तो उसको पीठ पे लेके क्यों घूमती हो? उन्होंने कि मैं इसके और तुम्हें बोझ भी लगता होगा, माना कि तुम्हें बहुत ममता है इससे, तो इसलिए इसे जमीन पे पैर नहीं रखने देना चाहती हो। बोले मुझे बिल्कुल ममता नहीं है, मुझे इससे नफरत है और मैं नहीं चाहती हूँ जो कभी अपने पैरों पर खड़ा हो, तो इसे मैं पीठ पे लेके चलती हूँ और 2-4 साल चलूंगी, तो जब तक चल सकती हूँ फिर इसे पीठ से उतारूंगी तो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये कहानी है, इसमें आप समझ लीजिए किसका क्या रोल है। जो पीठ पे लेके चल रही है महिला, उसको सरकार मान लीजिए, ठीक है, और बाकी आप समझ लीजिए किस किसके क्या रोल्स हैं। और देखिए, सब में बड़ी बात क्या है कि इस विषय पे कोई बोलना नहीं चाहता। ये तमाम लोगों को मालूम है ये बात, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं, बस कह मैं रहा हूं, कोई बोलना नहीं चाहता। क्योंकि आजकल क्या है, आदमी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता है। पॉलिटिकली करेक्ट मतलब वो बात करो जिससे पॉलिटिक्स में फायदा हो, पॉलिटिक्स में नुकसान हो वो कोई बात मत करिए। देखिए, आज देश के सामने सब में प्रेसिंग मुद्दे कौन से हैं? सब में प्रेसिंग मुद्दा है पॉल्यूशन का। एक आदमी की इंडिया में औसतन 8 साल उम्र कम हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से। क्या आपने कभी किसी को बोलते देखा है? कभी यमुना का फोटो आ गया इलेक्शन से पहले चुनाव जीतने को, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन आदमी को हर तरीके से सहायता देती है, उसके पैरों पर खड़ा करती है, और वो परेशानी में आदमी को सहारा बनती है, उसका ज्ञान उसका सहारा बनता है। नॉलेज मुक्ति देती है, नॉलेज लिबरेट्स अ पर्सन, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसे ही ये रिजर्वेशन का मुद्दा है। इस मुद्दे को तो दे डोंट इवन वांट टू टच इट विद द बार्च पोल, डंडे से भी नहीं छूना चाहते हैं, दूर से, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिनका हमें विचार करना होगा और बोलना होगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि जिन जातियों को रिजर्वेशन मिल रहा है उनके अंदर से ये आवाज आए। और देखिए, एक चीज और है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कंपटीशन हर फील्ड में, और क्या होता है जब रिजर्वेशन मिलता है वो काम क्या करता है कि बच्चा ये देखता है कि सबसे कम कंपटीशन किस फील्ड में। देखिए, कंपटीशन दो प्रकार का होता है। एक तो ये होता है कि पीओ का एग्जाम होता है, वो क्लरिकल से कठिन होता है। पीओ से कठिन मान लीजिए पीसीएस, पीसीएस से कठिन मान लीजिए आईएएस। विभिन्न एग्जाम्स के जो लेवल हैं वो कठिन होती हैं। और दूसरे क्या होता है, एक कठिनता का मापक होता है कि रिजर्वेशन दे दिया गया है, एक पर्टिकुलर जातियों के बीच में रिजर्वेशन होगा,
और जो आपको पूरी जिंदगी डील करना है, जिन लोगों के साथ उठना बैठना है नौकरी पाने का, उनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से। तो मैं इसके आपको बताता हूं क्या क्या नुकसान है उन जातियों को जिनको ये मिल रहा है। देखिए, पहले होता क्या है, रिजर्वेशन मिलना चालू हो जाता है एडमिशन से। अब एडमिशन हुआ, रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, कॉलेज में फिर रिजर्वेशन मिल गया। तो आप क्या हुआ कि पहले एक सीढ़ी पीछे थे, अब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उससे 2 सीढ़ी पीछे हो गए। फिर चलिए खुदा ना खास तो आपको नौकरी मिल गई, अब आप 3 सीढ़ी पीछे हो गए। और उसके बाद आपको मिल गया प्रमोशन में, तो आप 4 सीढ़ी पीछे हो गए। अच्छा, चलिए मैं कहता हूं जिन लोगों को मिल गया बढ़िया है, उनको मिलना चाहिए। पर क्या आपने कभी उनका हाल सोचा है जिनको रिजर्वेशन के बावजूद नौकरी नहीं मिलती है? और देखिए, इसका ये बहुत बड़ा कारण होता है कि सरकारी नौकरियां इतनी है ही नहीं है। तो जो सब लोगों को मिल जाए, रिजर्व कैटेगरी में भी 2% को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये कम होती जा रही है, यह भी मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो 98% उन लोगों को क्या होता है, और आपने एज का भी रिलैक्सेशन दे रखा है। मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति जब एज है, अगर 30 साल की एज है किसी कंपटीशन के अनरिजर्व कैटेगरी के जनरल कास्ट के कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 34 साल है, 35 साल है मान लो। अब जब नहीं हुआ 98% का, तो 35 साल में करेगा क्या? और आप विडंबना देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो होशियार नहीं होगा, हो सकता है वो जनरल से होशियार हो। परसेप्शन क्या बनता है कि रिजर्व कैटेगरी का इसलिए होशियार नहीं होगा, तो सब उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि उसको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना भी मुश्किल है। और जॉब मिलेगा कैसे, उन्होंने तैयारी करी है सरकारी एग्जाम्स की। कभी किसी प्राइवेट जॉब, देखिए 2 तरीके की तैयारी होती है, मैं तो टीचर हूँ। एक तो आईएएस पीसीएस, वो सब्जेक्टिव नॉलेज पे आधारित होती है, मेंस वगैरह। और एक होती है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, पीओ, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, मतलब तो टिक करना होता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। तो उसमें इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग आपने कितना ही पढ़ा हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो प्राइवेट सेक्टर में किस क्षेत्र में काम आएगा? आपने आईएएस की तैयारी करी है, आप हिस्ट्री में विद्वान है, प्राइवेट सेक्टर में हिस्ट्री में किस में काम में आएगी, सोशियोलॉजी किस में काम में आएगी? और उम्र गुजरने के बाद फिर आदमी इसका भी रहता नहीं है कि वो दोबारा पढ़ाई करे, कुछ करे। देखिए, मैं अपना देखा एक केस बता रहा हूं, और मुझे बड़ा दुख होता है देख के। 2 भाई मैंने देखे, मैं बहुत करीब से जानता हूं, उनने तैयारी करी, कोटा गए, एक का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। एक ने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, तो जिनने आईआईटी से करी थी उसकी तो लग गई, जाके लग गई सरकारी नौकरी, दूसरे की नहीं लग पाई। अब ये समझिए, जब कभी इंजीनियरिंग करी होगी, उसके 10-12 साल बाद वो एमबीए कर रहा है। अब आप ये सोच के बताइए, 34 साल पे एमबीए करके, होशियार है बच्चा, अब वो जब जॉब मार्केट में आएगा 36 में, तो वैसे ही उसके कंपनीज लेंगी नहीं। क्लास में छोटे बच्चों के साथ बैठेगा, उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। और हर कोई कहेगा, होशियार होते हुए भी एक पूर्वाग्रह से आदमी ग्रसित हो जाता है कि साहब रिजर्व कैटेगरी का, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी इसलिए आया। तो आप जो रिजर्वेशन का इस आधार पर विरोध करते हैं कि रिजर्वेशन से नौकरी मिल जाती है, मेरा बिल्कुल वो नहीं है उसका। आप उनकी तरफ देखिए जो 98% को नहीं मिलती है, बहुत बुरा हाल होता है। और मनोबल इतना गिर चुका होता है कि वो दूसरा काम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो मैं आप, और देखिए होता क्या है, जब आदमी अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो शुरू से उसके मन में क्या आता है कि मैं एकदम खुले मार्केट में हूं, और मुझे इतनी ज्यादा योग्यता लानी है कि मैं बहुत आगे बढ़ सकूं। तो जब तैयारी करते हैं लोग बाग अनरिजर्व कैटेगरी से, तो मान लीजिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो और काम करते हैं। आप जैसे देखें, मीडिया में 90% पंडित हैं, पूरा मीडिया उनने खड़ा करा हुआ है। पूरी ये वकालत है, इसमें बहुत हद तक 80-90% पंडित हैं, वो है उनको नई नौकरी लगी, यहां से सुप्रीम कोर्ट तक। तो होता क्या है, जब ये होता है कि
हमें कुछ ना कुछ करना ही करना है, अपने अंदर काबिलियत लानी है, उसके बाद कुछ कर लेंगे, फिर आदमी लाता है। एक कहावत है, गुड टाइम्स मेक अ पर्सन bad in quality, and then that bad person brings bad time. Again, the next generation which faces bad times becomes good due to adversity. तो एक साइकिल है। आप देखिए अफगानिस्तान पे आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया। वो टेरेन ही ऐसी है, वो लड़ाके ही ऐसी हैं, वो इतने टफिंड हैं, इतने मतलब वो करते हैं, इतने पहाड़ चढ़ते हैं, तो वो उनमें इतने इतने टफनेस है कि उनको कोई वो कर ही नहीं पाता। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जितनी ज्यादा एडवर्सिटी होगी, खासतौर से अर्ली ईयर्स में, जितनी ज्यादा आदमी उसमें सोना तब के ही निखरता है। अच्छा, आप कहेंगे कि पंडितों का तो ऐसे है कि भाई बहुत वर्चस्व करा हुआ है, देखिए यही दिया जाता है सारे संसाधनों पे, इसलिए उनने सब कुछ कर लिया है। आप यूएस जाइए, यूएस में टॉप जो सीईओज हैं उनमें 10 में से 7 आपको पंडित मिलेंगे। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है मैं पंडित हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोगों के सामने ऐसी एडवर्सिटी रख दी जाती है कि सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यू हैव टू राइज अबव द ऑर्डिनरी। और करीब 5 करोड़ एनआरआई जो बाहर रहते हैं और यूएस में रहते हैं, आप ये समझ लीजिए यूएस में सब में ज्यादा इनकम उसी की है एथनिक ग्रुप्स की जो इंडियन अमेरिकन हैं। एवरेज आय है वो अमेरिकन से 2.5 गुनी है, एवरेज अमेरिकन से। चाइनीज अमेरिकन है उनसे भी ज्यादा है पहले नंबर पे एथनिक ग्रुप, जितने भी 20-25 एथनिक ग्रुप्स हैं और जो अमेरिकन हैं उनके बीच में। तो वहां पे जाके वहां पे उसके कौन सा संपत्ति मिली हुई है, वो गया ही कमाने है, वो गई अपने को राइज करने को है। सुंदर पिचाई जब अमेरिका गए थे तो उनने बताया है कि मेरे पिताजी सब प्रॉपर्टी बेच के इतना मुश्किल से जमा कर पाए थे कि मेरी टिकट खरीद लें। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, आप विद्या दीजिए, बड़े बड़े कोचिंग्स खोलिए जो कोटा में चल रही हैं, राजेंद्र नगर में चल रही हैं, मुखर्जी नगर में चल रही हैं, टॉप पे टीचर्स हैं, उनको हायर करिए और उनको जो पिछड़ी जाती हैं उनको एजुकेशन दिलवाइए। तो उससे भला क्या होगा कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो भी वो इक्विप्ड होंगे उस नॉलेज के साथ, तो पूरे संसार में कॉम्पीट कर सकें। और कॉम्पीट करने के साथ साथ उनको उस दृष्टि से देखा जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल ऐसे आए हैं जैसे पढ़ के बराबरी से टक्कर दे रहे हैं। ये देखिए क्या हुआ है, ये जो इंडिया में सिस्टम है जातियों का सिस्टम, ये 1813 में अंग्रेज पहली लिस्ट निकाल के लाए थे जातियों में बांटने के लिए, और उनने हर जगह बांटा, प्रदेश को प्रदेश से लड़ाना चाहा, भाषा को भाषा से लड़ाना चाहा, और किसी चीज में सफल नहीं हुए, दो में हो गए, धर्म से धर्म लड़ा दिया और जातियों को आपस में लड़ा दिया। अब आप देखिए कितनी विडंबना है कि अंग्रेजी में आप बोलते हैं बार्बर, तो वो एक बाल काटने वाला हो गया, और हिंदी में बोलते हैं नाई, तो वो जाति हो गई। तो ये पहले जातियां थी ही नहीं, ये स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है। वेद में एक सूक्त है, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसका दिया जाता है, उसका जो ट्रांसलेशन है कि उसके आगे का नहीं पढ़ा है, उसके नेक्स्ट बात है कि मेरे घर में 4 कास्ट हैं, मेरे पिताजी ऐसे करके है, मैं एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है कि शायद मेरे पिताजी शिक्षक हैं तो वो पंडित हैं, मैं सेना में हूं तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरा भाई बिजनेस करता है तो वो वैश्य है, मेरी माँ घर का काम करती है, सारे मैनुअल काम करती है, वो शूद्र है। और अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो वे वेद काल के जो शूद्र थे, आज की कास्ट से जो एससी कास्ट है, एससी एसटी है, इनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। ये तो डिवाइस करी गई है। पहले जो हम नाम लेते हैं कि कोई नाई है, बढ़ई है, ये स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता था। मैंने बढ़ई का काम शुरू कर दिया करीब मान लीजिए 3 सेंचुरीज पहले, तो मैं बढ़ई कहलाता। ठीक है, ये बहुत डिवाइसिव पॉलिसी है और इसको समझ नहीं पाए लोग बाग। अब आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये 10 साल के लिए कहा था, अब ये हर साल बढ़ रहा है। और आप विडंबना देखिए, अगर ये प्रोग्रेस करने वाला होता तो जातियां इसमें से निकल के आती ना, जो प्रोग्रेस कर चुकी हैं। एससी एसटी में भी ऐसे इक्वली कोई मतलब बराबरी से थोड़ी मिला रिजर्वेशन।
कुछ लोगों का ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, कुछ बिल्कुल रह गए हैं, कुछ तो ऐसी जातियाँ इनको रिजर्वेशन के मालूम ही नहीं है कि हमें रिजर्वेशन भी है इस चीज़ में। तो वो जातियाँ के कहती हैं हम आगे आ गए, हमें रिजर्वेशन से बाहर निकाल दो, और तमाम जातियाँ रिजर्वेशन में जाना चाहती हैं। तो मित्रों, मैं यही कहता हूं कि आप एजुकेशन में रखिए, टॉप क्लास एजुकेशन, और एजुकेशन के अलावा आप इसमें भी रिजर्वेशन रखिए, पीएचडी करवाइए बड़े बड़े मेंटर्स के अंडर में, क्योंकि देखिए आने वाले समय में सरकारी नौकरियां कम होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, तो ये तेल वाली कंपनियां ये सब 10 साल में हो जाएगा, ये सब बंद होंगी, जैसे बीपीसीएल है, आईओसी है, फिर क्या करेंगे? सब जगह सोलर पावर आ जाएगी, उसमें ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग में सब जगह एनटीपीसीएस के थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये बंद होने की नौबत आ जाएगी अगले 10 साल में। फिर सरकारी ऐसे ही सब जगह कम होनी है, सब जगह प्राइवेटाइजेशन होना है, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि जो सरकार व्यापार करेगी वो व्यापार नहीं कर सकती, और बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, टाटा स्टील को देख लीजिए, जेएसडब्ल्यू को देख लीजिए, और सेल को देख लीजिए, इसमें तो रिजर्वेशन कोई चक्कर ही नहीं है, वहां पे तो सब काम करते हैं रिजर्व ऑन रिजर्व। परंतु जो अकाउंटेबिलिटी और जो मेहनत प्राइवेट सेक्टर में होती है वो वहां होती ही नहीं है, तो आदमी उतना काम करता ही नहीं है। वही में जो अगर जहां सुविधा मिली आदमी ढीला हुआ, किसी भी कास्ट का हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, और मैं चाहता हूं, क्योंकि बड़ा बुरा हाल है रिजर्वेशन का झुंझुना देके एससी एसटीज का, और आप रिजर्वेशन ये सरकारी नौकरी से हटाइए, एजुकेशन में दिए, एजुकेशन में भी ऐसे दीजिए कि बेस बड़ा, जो सरकारी नौकरियों के अलावा सारे कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन करवाइए, ऐसे ऐसे कॉलेजेस खोलिए, खासतौर से वोकेशनल कोर्सेज में। इजराइल मांग रहा है, पूरे संसार मांग रहा है इंडिया से स्किल्ड लेबर, आप आईआईटी करवाइए उनको फ्री में, जॉब मार्केट में छोड़िए। आईटीआई, सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआई, स्कूल खोल दो जिसमें केवल एससी एसटी पढ़े, फ्री में खाना भी मिले, स्टाइपेंड भी मिले। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, और ये जब तक ये मांग उनके भीतर से नहीं आएगी कुछ भी नहीं होने वाला। धन्यवाद मित्रों, कोई इस विषय पर बोलता नहीं है, मुझे लगा आज मैं बोलूं तो मैं बोला। मेरे वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार और धन्यवाद।